हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो यूनिट चल रही है फर्स्ट यूनिट, ये हमने हाफ़ कंप्लीट की थी एंड आज की क्लास में इसको हाफ़ करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आज की जो क्लास है, हम इसमें जो हमारी कुछ सिविलाइजेशंस है जिसमें और आगे का टाइम बढ़ गया था, ठीक है, ब्रोंज एज को लेकर, तो वो वाले टाइम को हम पढ़ेंगे। और ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, जिस पर सेपरेट क्वेश्चंस 2-3 तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास आता है भारतीय सभ्यता हड़प्पा, ठीक है। देखो, भारतीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो सबने ही सुन रखा है। भारत में जो हमारा ब्रोंज एज था वो सिंधु घाटी और अलग अलग जगहों पर, मतलब उसकी ही अगल बगल जगहों पर डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इसके सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट शहर थे वो हड़प्पा के नाम से जाने गए। अब जी, ये वाली चीज़ कहा गया कि उन्हें हड़प्पा जब कहा गया तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इस सभ्यता के नगर 1920 के टाइम पर तब सामने आए थे जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी थी। और अब हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थल के बारे में पता लग गया था। इनको 3 चरणों में बांटा गया था, स्टार्टिंग का, डेवलप का और एंडिंग का, ठीक है। अगर हिंदी में बोला जाए तो आरंभिक काल और परिपक्व अवस्था और पतन काल, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन इसके बीच में हमें कुछ महत्वपूर्ण जगहें मिली, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें, वो इस सभ्यता के नगर का, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो जो महत्वपूर्ण है: हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदाड़ो सिंध, लोथल, कालीबंगा और रोपड़, बनावली, राखीगढ़, धोलावीरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में गेंदौर और पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली थी। दूर जारी अफगानिस्तान में एक हड़प्पा बस्ती की स्थापना हुई जिसका नाम था शोर तू घई, ठीक है। ये जो थी हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में देखा गया था वहाँ पर कि एक अफगानिस्तान तक ये हड़प्पा इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे सबसे पहली है हमारी नगर योजना। सिटी प्लानिंग कैसी हुई थी? देखो, सिटी प्लानिंग को जानने के लिए ना हमें हड़प्पा के अंदर ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आज के टाइम पे आप ये नदी नाले बने हुए, सड़कें सब देखते हो ना, ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम से ही बनी हुई थी, ठीक है। तो लोगों ने बहुत बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे रंग के और हर तरीके के नगर बना रखे थे। हड़प्पा शहरों की विशेषताएं थी कि मजबूत नगर बने हुए थे, मजबूत घर बने हुए थे, 2 मंजिला घर हुआ करते थे, ठीक है। दुर्ग की इमारतें हुआ करती थी। दुर्ग के नीचे एक और, मतलब जैसे एक बनी हुई इमारत, उसके नीचे अंडरग्राउंड समझ लो एक और जगह होती थी किसी चीज़ों को छुपाने वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा रास्ते जो थे एक दूसरे को समकोण दिशा में काटते थे। साफ़ सुथराई का बहुत ध्यान रखा जाता था। और सड़कों पर सब चीज़ों की, प्रकाश की, हर चीज़ की रोशनी की व्यवस्था भी थी, ठीक है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो के जो निचले शहर थे उसमें गृहों के अलावा दुर्ग वाले क्षेत्रों में खंभों वाले विशाल हॉल भी थे। वहाँ पे हॉल में इनकी शादियाँ वगैरह वगैरह वो सब हुआ करती थी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्नान घर हुआ करते थे, कुएं तालाब सब कुछ हुआ करते थे। उसके अलावा लोगों के लिए अलग से नहाने की जगह हुआ करती थी। उसके अलावा घरों में, बड़े बड़े आंगनों में, अंगनाइयों में कुएं बने हुआ करते थे। और बहुत सारे, जैसे ये कि कभी कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो अपने अनाज को, सब चीज़ों को स्टोर करके रख सकें, इस तरीके की जगहें बनाई जाती थी। तो ये थी हमारी नगर योजना, ठीक है। अब आता है समाज और अर्थव्यवस्था। सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी वहाँ की? देखो, हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन सब में बहुत ज़्यादा माहिर थे, बहुत माहिर थे। मुख्य फसलें इनकी थी जौ, गेहूँ, राई और तिल और मटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लोथल और रंगपुर में धान मिलते थे। कालीबंगन में हल की लीक के निशान मिले हैं। उनसे ये पता लगा कि हल भी यूज़ किया जाता था। फसल काटने के लिए हसुआ का इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के कई तरीके थे। लोग कपास और रुई के बारे में जानते थे। गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, गधे जैसे बहुत सारे जानवर जो थे वो पालतू थे।
तो हमारे जो आमतौर पे जानवर होते हैं वो उनके यहाँ पालतू हुआ करते थे। लोग अनाज, मछली, मांस, अंडे, फल ये सब खाया करते थे। ज़्यादातर तांबा और कांसे के ही बने औजारों का इस्तेमाल होता था, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। जेवरात, सोना, चांदी, कीमती पत्थर, रत्न, शंख, हाथी के दांत ये सब इनके पास हुआ करते थे। दस्तकारों में कुम्हार, बुनकर, मिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, तराश जो होते हैं, ईंट बनाने वाले होते हैं, ठठेरे होते हैं, वो सब लोग वहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है। व्यापार भी बहुत इम्पोर्टेंट था, व्यापार भी हुआ करता था, हर चीज़ का व्यापार हुआ करता था। स्थानीय व्यापार के साथ नॉर्मली व्यापार चला करता था। वो सोना, रांगा, तांबा जैसी चीज़ों का व्यापार करते थे। ठीक है। सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत जैसी बनी चीज़ों का, इन सब को सामान उसमें शामिल था व्यापार में। हड़प्पा की मिट्टी की बनी हुई मोहरें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी व्यापार के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल चीज़ों के लिए। समाज सभी वर्गों में डिवाइड हुआ था। ठीक है। नगर दुर्ग की मौजूदगी शासक वर्ग के रियलिटी को बताती थी। जो बड़े बड़े नगर और वो सब बने हुए थे ये महल टाइप घर जो बने होते थे सब कुछ, इसमें पुरोहित भी शामिल हुआ करते थे। समाज में उनके अलावा सौदागर, दस्तकार, आम लोग भी हुआ करते थे, लेकिन उनके बारे में ठीक से ज़्यादा पता नहीं लग पाया कि आम लोग हैं या नहीं हैं। ठीक है। अब जी हमारा आता है धर्म और संस्कृति क्या है। देखो, हड़प्पा में ना बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था, बहुत सारे देवी देवता। मातृ देवियों की मिट्टी की बनी मूर्तियां भी वहां पर मिली हैं। मोहनजोदड़ो में पुरुष देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिसमें शिव, जिनको पशुपति बोला जाता था उस टाइम पे, वो, ठीक है, उन्हें एक मोहर पर पशुओं से घिरे योग की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। उनकी मोहरों पे ऐसे ऐसी चीज़ें बनी हुआ करती थी। लिंग पूजा, वृक्ष और जड़ात्मवाद जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ताबील और जंतर आत्माओं के बारे में भी देखा गया कि लोग विश्वास रखते थे आत्माओं में, इन सब में। हड़प्पा वासियों ने ऊंचे लेवल की टेक्निक्स का यूज़ करा था उस टाइम पर, जब टेक्निक्स वगैरह हुआ भी नहीं करती थी, फिर भी उन्हें नगर के बारे में, मेडिकल के बारे में और स्वच्छता के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानकारी थी। एक से एक दवाइयाँ, एक से एक चीज़ें उनकी संस्कृति में सब चीज़ों में इंक्लूड थी। अलग अलग धर्म के लोग रहा करते थे, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है उनकी लिपि की, कि वो किस लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। और अब आता है हमारा पतन। ठीक है। पतन की बात आ जाई तो भाई ख़त्म कैसे हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक से पता नहीं लगता कि किन वजहों से इसका पतन हुआ था, लेकिन ये ख़त्म हो गई। ठीक है। ये वाली चीज़ की बात का पता लगता है कि आर्यों के भारत आने से बहुत टाइम पहले सभ्यता का पतन हो गया था, और एक नेचुरली डिज़ास्टर की वजह से इसका पतन हुआ था। बार बार बाढ़ आने की वजह से नदियाँ सूख गई थी, मिट्टी जो थी बहुत ख़राब होने लगी थी, लकड़ियों में लगातार इस्तेमालों से जंगल को काटा जा रहा था, भूकंप आने लगे थे, रेगिस्तान का फैलाव बहुत हो गया था, सूखा पड़ने लगा था। तो ये सब कुछ हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स देखे जाते हैं, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। ठीक है। कुछ की राय है कि मेसोपोटामिया से हो रहे समुद्री व्यापार में गिरावट होने की वजह से भी भारतीय सभ्यता हड़प्पा का पतन हो गया है। ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम कंटिन्यू करते हैं लौ युगीन को, अपने लोहे वाले आयरन एज को। ठीक है। ब्रोंज एज के बाद आयरन एज का टाइम था, और इस चीज़ को दिखाना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप सिर्फ खाली ब्रोंज एज का ही नहीं लिखोगे, आपको ये चीज़ें लिखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लौ युग का मतलब वो टाइम है जब लोहे का बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। ये तकरीबन 3000 साल पहले की बात है। लौ युग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का काम करता था। ठीक है। मतलब लोहा जो था, इससे लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, अपनी ज़िंदगी मतलब सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ को सुधारा, बहुत बड़ा कर दिया और उसमें चेंजेस भी ला दिए। लोहा तांबा और कांसे से बहुत ज़्यादा सस्ता और मजबूत था, और लोहे के औजारों से पूर्वजों को जंगल साफ करने और कृषि में डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाई थी। ठीक है। तो इस वजह से लोहे को प्रायोरिटी दी जाती थी उस टाइम पर। लोहे के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी चलने लगी थी। उसके अलावा नाव पोत बनाने में लोहे की कीलें और चादरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। नए नए हथियार बनाने लगे थे, भारी तलवारें, तेग, लो, कवच, भाले, बल्लम, ये सब जो थे युद्धों के लिए, इन सब चीज़ों से रेडी किया जाता था। ठीक है। तो लोहे का जो काल है, इसमें पुरानी चीज़ें
जैसे लोहे की जो चीज़ें मिली हैं अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें कुछ पुरानी लिपियां लिखावट में मिली हैं जिसको चित्रलिपि हम कह सकते हैं, और उन लिपियों के अकॉर्डिंग ही देखा गया कि ये चीज़ें कहाँ की हैं, कब की हैं, कौन से सन की है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अंदर कुछ सभ्यताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है हमारी यूनानी सभ्यता। ठीक है, ये जैसे ये बुलेट पॉइंट डाल रखा है ना स्टूडेंट, ये सभ्यता पहली है। ठीक है, तो यूनानी सभ्यता हमें क्या बोलती है? यूनानी सभ्यता जी बहुत 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 डेवलप थी। यूनानी सभ्यता में तकरीबन 2000 साल पहले से लोहे का इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, 2000 साल पहले से मतलब लोहे का इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि वो डेवलपमेंट उसके अंदर बहुत अच्छा हो चुका था। ठीक है, यूनान में बहुत सारे स्वतंत्र नगर राज्य थे जो डेवलप थे और उनको फ्रीडम थी, वो अपना अपना शासन खुद डेवलप करते थे। उसके अलावा जो यूनानी सभ्यता थी, एक अलग से उसके अंदर विशेषता ये थी कि हर नगर में सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता था। ठीक है, यूनानी नगर राज्य में सबसे प्रसिद्ध थे एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। सबसे फेमस नगर है हमारे। एथेंस धनी और सुसंस्कृत लोगों के था जहाँ पे एथेंस रहते थे एथेंस वासियों में कलाकार, लेखक, दार्शनिक, चिंतक ये सब आते थे। समाज गुलाम श्रम पर आधारित था, लेकिन नागरिकों के लिए डेमोक्रेसी थी। गुलामी तो थी लेकिन फ्रीडम भी थी। पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे ज़्यादा फेमस थी। एथेंस में ये सारे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा वाले थे, और जो हमारा स्पार्टा था वहाँ पर ये सेना वगैरह का ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, स्पार्टा लगभग किसी सैनिक शिविर के सामने था जहां हर एक वरिष्ठ आज्ञाकारिता की उम्मीद रहती थी। एथेंस और स्पार्टा बहुत ही कंपटीशन वाले दो शहर थे, लेकिन दारियस प्रथम और जर्जिस की ताकतवर ईरानी सेनाओं ने दोनों के साथ लड़ाई करवा दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो था यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल युद्धों के लिए, सब चीज़ों के लिए ज़्यादा किया जाता था, बहुत ज़्यादा किया जाता था कि इस चीज़ को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके युद्धों में, जैसे एथेंस और स्पार्टा में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, और हमारे दरियास सेकंड की वजह से जो लड़ाई हुई थी, तो उस सब में हमारे लोहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया था। दूसरा है रोमन सभ्यता। देखो, रोम नगर मध्य इटली के टाइबर नदी पर टिका हुआ है, बसा हुआ है। रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना करी थी 510 ईसा पूर्व में। रोमन गणराज्य का संचालन सीनेट करता था, जो बुजुर्गों का पूरा एक ग्रुप था। वो सीनेटर कहलाया करते थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो नेतृत्व के लिए हर साल 2 सभा जो थे वो चुना करते थे। 200 ईसा पूर्व तक रोम इटली की एक बहुत अच्छी पावर बन गया था। उसने भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया था और सबको अपना कंपटीटर बना लिया था। पूर्व रोमन समाज में 3 वर्ग थे: कुलीन वर्ग, आमजन वर्ग और गुलाम वर्ग। कुलीन वर्ग को पैट्रिशियन बोला जाता था, आमजन वर्ग को प्लीबियन बोला जाता था, और गुलाम को गुलाम बोला जाता था। ठीक है, रोमन इकोनॉमी जो थी वो गुलाम श्रम पर डिपेंड करती थी। धनी रोमन गुलाम थे। गुलामों को अक्सर ग्लैडिएटर युद्ध के लिए सामने रखा जाता था, जो गुलामों और जंगली जानवरों के बीच में लड़ा जाता था, और उससे वो लोग सिर्फ मज़ा लिया करते थे। किसी की जान जाए, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे स्पार्टकस के थे, जो वो सब देखा करते थे। रोम एक गणराज्य था, इसके बावजूद भी वो बहुत पावरफुल और बहुत खतरनाक नेता के लिए जूलियस सीजर का वहाँ पर जो नेता था वो बहुत खतरनाक, जिसने ज़बरदस्त शक्ति जमा कर तानाशाही बना बिठा लिया था अपने आप को। जो राज था वो सिर्फ जूलियस सीजर का ही चला करता था वहाँ पर। ठीक है, विरोधियों ने सीजर की हत्या कर दी थी और रोम में गृह युद्ध छिड़ गया था। ये बात तो बहुत नॉर्मल है, आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। युद्ध के बाद ऑगस्टस सीजर रोम पहला सम्राट बना था। ऑगस्टस सीजर के बाद 3 महाद्वीपों में बढ़ गया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, ऑगस्टस के शासन के टाइम पे महान पैगंबर ईसा मसीह का भी जन्म हुआ था बेथलहेम में, और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार शुरू करा था। उनके अनुसार नर नारी सब ईश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, और उन्होंने लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया था। उनके निधन के बाद ईसा के अनुयायियों ने उनकी उस बात को आगे फैलाना शुरू करा था। ठीक है, इसमें भी अब ये जो प्यार मोहब्बत वाली बात है, इसके आने से पहले जो जूलियस सीजर इन सब के बीच में युद्ध हुए थे उसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया था, और फिर ईसा मसीह के आने के बाद लोहे का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जाने लगा था। बहुत तरीके से कोई घरों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करने लगे थे लोग, और लोगों को उसका युद्धों के अलावा दूसरे तरीके से मतलब भी समझ में आया कि लोहे का इस्तेमाल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं और भी तरीक़ों से हो सकता है। फिर आती है हमारी ईरानी सभ्यता।
लोह युग में फ़ारस, जो आज के टाइम पे इराक कहलाता है, ईरान कहलाता है, वहाँ के कबीले के लोग थे। मीडीज नामक उनकी एक शाखा थी जो पश्चिम देश में थी। एक दूसरी शाखा थी वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का, साउथ और वेस्ट का जो हिस्से में रहती थी, उसको फ़ारसी बोलते थे। मिडीज ने एक पावरफुल राज्य बना लिया था जिसमें ईरान का विशाल इलाका था। उसमें फ़ारसियों को बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तादाद ज़्यादा थी और पारसी राजा थे, ठीक है। इसके अलावा वो बहुत ताकतवर सेना भी रखते थे। एक एक कर बेबीलोन, असीरिया, एशिया माइनर को उन्होंने जीत लिया था। दारा प्रथम ईरान का महानतम सम्राट था उस टाइम पर, ठीक है। फारसी सम्राट योग्य प्रशासक थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी कि जब ये वहाँ पर हमारे पीछे रोमन में ये देखा गया कि हाँ ठीक है, लोहे का इस्तेमाल और भी तरीके से किया जा सकता है। तो ईरानी सभ्यता में जो थे तमाम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े कि वहाँ पर लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही किया जाता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और लोग इस चीज़ का इस्तेमाल लड़ाई झगड़े के लिए ही ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो ये हमारी सभ्यताएँ थी। और आपका क्या है अब कॉन्क्लूजन। स्टूडेंट, आपको कॉन्क्लूजन कैसे लिखना होता है मैं बहुत ईजी वे में आपको बताती हूँ। आपने आंसर लिख लिया अपना एग्ज़ाम में, अब अपनी शीट्स को पीछे खोलो और उसमें से 2-2 लाइनें उठाओ और अपने निष्कर्ष में लिख दो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों लिखना ज़रूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, चाहे सोल के बच्चे हैं, रेगुलर के, एनसी वेब के। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन और हमारा जो कंक्लूजन है उसी पर डिपेंड होता है हमारा चेकिंग। इंट्रोडक्शन में बच्चे ने क्या लिखा है, निष्कर्ष में कंक्लूजन में बच्चे ने क्या लिखा है, टीचर सबसे पहले ये पढ़ता है, उससे ही बच्चे के बारे में पता लग जाता है कि उसने अंदर क्या लिखा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से अपना आंसर लिखना, अपना निष्कर्ष लिखना। बाकी निष्कर्ष जो है आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये करके आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। सो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।